हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वर्षा। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर का रिवीजन, जिसमें हम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चंस समझेंगे, करेंगे। इसके थ्रू हम थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से आज शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन। इसमें हम कुछ पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के कुछ और थोड़े से नए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इससे हम पूरा टॉपिक क्विकली रिवाइज कर लेंगे न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। यानी कि अगर माउथ में सलाइवा कम सिक्रीट हो रहा है तो क्या डाइजेस्टिव प्रोसेस है जो अफेक्ट होगा। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स। सेकेंड ऑप्शन है फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, स्टार्च इंटू सिंपल शुगर्स एंड शुगर्स इंटू अल्कोहल। जो सलाइवा होता है इसमें हमारी एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करती है, अमाइलेज जो है हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको चेंज कर देती है ग्लूकोज में, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल शुगर में चेंज कर देती है। तो अगर सलाइवा सिक्रीट कम होगा माउथ में तो क्या होगा, उससे कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा, उससे स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, जो कन्वर्जन है अमाइलेज की वजह से, वो कम होगा, तो वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टार्च इंटू सिंपल शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। Even when we are just sitting in a class or even asleep, this maintenance job has to go on. These maintenance processes require energy to prevent damage and breakdown of cells and tissues, which is obtained by the individual organism from the food prepared by the autotrophs called producers. अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर इस पैराग्राफ में वो कह रहा है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कुछ नहीं भी कर रहा है तब भी उनकी बॉडी में मेंटेनेंस फंक्शंस चलते रहने चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास और इवन अस्लीप, चाहे हम क्लास में बैठे हैं या हम सो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग नहीं रुकती है, आपका हार्ट सर्कुलेशन करता रहता है, तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता रहता है, तो ये डाइजेशन होता रहता है। हम भले ही हम अपना काम कर रहे हैं या हम बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, हमारे बॉडी के सिस्टम्स काम करते रहते हैं। These maintenance processes require energy to prevent damage and breakdown of cells and tissues. इन मेंटेनेंस प्रोसेसेस को, ये जो लाइफ प्रोसेसेस, ये जो फंक्शंस हैं जो हो रहे हैं, इनको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, which is obtained by the individual organism from the food prepared by the autotrophs. तो ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस को लगातार होने के लिए, चलते रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम कर रहा है। फूड कहाँ से आ रहा है, जो ऑटोट्रॉफ्स से, ऑटोट्रॉफ्स ने फूड प्रोड्यूस किया है, उसको कंज्यूम करने के बाद जो एनर्जी मिल रही है, उससे ही ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस चलते रहते हैं। इन ऑटोट्रॉफ्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे, इस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं? बहुत सिंपल है ये तो, दिस इज फोटोसिंथेसिस। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस। इसमें जो केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसकी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and in green leaves which contain chlorophyll. This converts into C6H12O6. This is glucose, carbohydrates, plus 6 oxygen plus
6H2O। ठीक है, ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन जो इस पूरे प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में को शो कर रही है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन एंड वाटर। स्टेट इन प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट्स दैट अकर इन द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट्स। अब जब डेजर्ट प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर क्या सीक्वेंस है पूरा, उसको समझते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, यहां पर स्टोमेटा क्या होता है, दिन के टाइम में क्लोज्ड रहता है। स्टोमेटा इज क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। क्यों? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जब दिन के टाइम में स्टोमेटा बंद है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे ये प्लांट्स? तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, एट नाइट टाइम, तो पहला सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एट नाइट टाइम डेजर्ट प्लांट्स take in carbon dioxide and produce an intermediate। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जिसे ये अपने अंदर, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर स्टोर कर लिया इन्होंने एक इंटरमीडिएट फॉर्म में। नेक्स्ट डे, in presence of sunlight and water, क्योंकि वाटर वहां पे कम है डेजर्ट प्लांट्स में, तो वहां पे डेजर्ट में वाटर की कमी होती है, तो क्या होता है, जो रूट्स हैं उनके अंदर एडेप्टेशंस होती हैं जिससे वो वाटर की कमी को पूरा करते हैं। जैसे उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, जमीन में नीचे तक होती हैं, है ना, इस तरीके के कुछ उनमें एडेप्टेशंस है। तो वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में नेक्स्ट डे वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। दे यूज stored carbon dioxide to produce their food। इसको कन्वर्ट करते हैं ये, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो इन्होंने स्टोर करी थी रात को, इसको ये सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में नेक्स्ट डे यूज करते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाने के लिए, अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए ये नेक्स्ट डे यूज करते हैं इसको। एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हाट हैपेंस टू द रेट एट विच द ग्रीन प्लांट्स विल प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर एंड व्हेन स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट। अब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। एक कह रहा है कि ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर क्या होगा, क्लाउडी वेदर के टाइम पे ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट है वो, उस पर क्या अफेक्ट आएगा। तो देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को चाहिए वाटर, प्लांट को चाहिए सनलाइट, और प्लांट को क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। ये रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लाउडी वेदर में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट हो रही है, ना वाटर पे कोई खास अफेक्ट है, क्लोरोफिल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। सनलाइट कम हो जाती है, क्योंकि सनलाइट कम हो रही है ना, क्लाउडी वेदर में, क्लाउडी वेदर में क्या हो रहा है, सनलाइट कम हो रही है, और सनलाइट कम होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस
वो भी कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो सनलाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। नेक्स्ट वो कह रहा था स्टोमेटा इज ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट, है ना, स्टोमेटा इज ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट। अब जब डस्ट है स्टोमेटा के ऊपर, स्टोमेटा ब्लॉक्ड है, तो वहां तक ना तो सनलाइट पहुंच पा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है क्योंकि स्टोमेटा ब्लॉक हो गया है। तो इससे क्या होगा, इससे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक है, इससे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stomata closes when it needs carbon dioxide for photosynthesis. It does not need carbon dioxide for photosynthesis. Water flows out of guard cells. Water flows into the guard cells. And you have to select the correct reason in this process. अब स्टोमेटा कब बंद होता है? इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस नहीं, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब तो स्टोमेटा ओपन होगा। तो कब क्लोज होगा? व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। क्लोज कैसे होता है? वाटर फ्लो बाहर की तरफ करता है गार्ड सेल से या अंदर की तरफ? अब गार्ड सेल्स जो होते हैं ये कब ओपन होते हैं? जब इनमें वाटर अंदर फ्लो कर जाता है, तब क्या होता है, ये गार्ड सेल स्वेल करते हैं और ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, ये जो पोर है, ये ओपन हो जाता है। और ये जब इनमें से वाटर बाहर के निकल जाएगा, जब इनमें से वाटर बाहर निकल जाता है, ये श्रिंक कर जाते हैं गार्ड सेल्स, और क्या होता है, ये जो आपका स्टोमेटल ओपनिंग है ये क्लोज हो जाएगी। तो कब होती है क्लोज? व्हेन वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, जब वाटर फ्लो करेगा इनके अंदर तो ये ओपन होंगे, है ना, ये स्वेल करके इनकी ओपनिंग खुल जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं? सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सारी चीजों का एक एक फंक्शन बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा रिलीज होता है जो स्टमक में हमारे स्टमक की लाइनिंग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वहां से सिक्रीट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एंजाइम सिक्रीट होती है पेप्सिन। पेप्सिन किस पे एक्ट करती है? प्रोटीन्स पे एक्ट करती है। ठीक है, तो पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए और वो एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है। तो पेप्सिन के एक्ट करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वो एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। विलाई होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ये ऐसे विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे फूड एब्जॉर्प्शन अच्छे से ज़्यादा हो पाता है। ठीक है, अच्छे से फूड एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ये विलाई। एनल स्फिंक्टर क्या करता है? एनल स्फिंक्टर regulates the exit of undigested food। ठीक है, ये अनडाइजेस्टेड फूड का जो एग्जिट होना है उसको रेगुलेट करता है। अब आता है लाइपेज। लाइपेज, अब लाइपेज के एक्शन को समझने के लिए, इसके रोल को समझने के लिए हम एक नई उस पे स्लाइड पे चलते हैं। जब हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर एंड पैनक्रियास से कुछ जूसेस आते हैं। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस और लिवर से जो सिक्रीशंस हैं, ये इनमें कुछ एंजाइम्स होती हैं जो फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करती हैं।
अब जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में गया ये कैसा था, ये बेटा एसिडिक था मीडियम में। अब इसको हमें एल्कलाइन बनाना होता है। ये जो एसिडिक है इस फूड का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो स्टमक से फूड आया था वो एसिडिक मीडियम था। अब उसको एल्कलाइन कन्वर्ट करना है। एल्कलाइन में क्यों करना है, क्योंकि जो हमारी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उनको एक्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। स्टमक में क्यों बना था एसिडिक मीडियम, क्योंकि पेप्सिन को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए था। ठीक है, अब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं इनको एक्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो इसलिए एसिडिक मीडियम फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट किया जाता है और इसको करता है लिवर से आने वाला बाइल जूस। अब ये बाइल जूस एक काम तो क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। फूड का जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, ये बाइल जूस फैट्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई फैट्स मतलब जो हमारे फैट फूड में होता है ये लार्ज ग्लोब्यूल्स में होता है। इसको ये बाइल जूस ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, और ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं जब चेंज होते हैं इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये लार्जर ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बन गए हैं, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं, ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं इन पे लाइपेज एंजाइम एक्ट करती है। इस इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज एंजाइम एक्ट करती है और इसको ब्रेक डाउन कर देती है, इसको डाइजेस्ट कर देती है। ठीक है, और इसको चेंज कर देती है किसमें, इन इमल्सिफाइड फैट्स को किसमें चेंज करती है लाइपेज एंजाइम, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये जो इमल्सिफाइड फैट्स थे वो लाइपेज एंजाइम इनको चेंज कर देती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें है, ऑप्शंस में है अ प्लांट पैरासाइट कस्कटा, एन एनिमल पैरासाइट टेपवॉर्म, अ बैक्टीरिया राइजोबियम एंड अ फंगी राइजोपस। तो जो फंगी होता है ये राइजोपस होता है, जैसे ब्रेड मोल्ड है, ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका ऑप्शन है फंगी राइजोपस। Consider the following statements about small intestine and select the one which is not correct. ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें वो बताना है जो करेक्ट नहीं है। The length of the small intestine in animals differs as it depends on the type of food they eat. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एनिमल्स में उसकी लेंथ डिफर करती है, अलग अलग होती है, वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स, बिकॉज हर्बीवोर्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं दे कंज्यूम सेल्यूलोज, ग्रास खा रहे हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। वहीं जो कार्निवोर्स हैं वो मीट खा रहे हैं तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू सेल्यूलोज, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हर्बीवोर्स में ज़्यादा होती है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यस, फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियास से सिक्रीशंस आते हैं, यस, ट्रू। The villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via anus, no, false। ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से, अनएब्जॉर्ब फूड में से, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स में इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इंटरनल एनर्जी रिजर्व फूड किस तरीके से स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। वहीं एनिमल्स में किस तरीके से, किस फॉर्म में स्टोर होता है? एनिमल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व मतलब जब भी जरूरत होगी ये इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो प्लांट्स में वो फॉर्म होती है स्टार्च और एनिमल्स में होती है ग्लाइकोजन। हाउ डज डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे? ये मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब दिन में स्टोमेटा क्लोज होता है तो वो नाइट टाइम में क्या करते हैं? नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं। स्टोमेटा ओपन होता है रात में और कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले लेते हैं और उसे एक इंटरमीडिएट फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब सनलाइट आती है, वाटर मिलता है, उस टाइम पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं डेजर्ट प्लांट्स। तो ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आता है डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल शुगर हो गए। और प्रोटीन्स का क्या होता है एंड प्रोडक्ट? अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का अमीनो एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। वाई? ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होती है पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम किस पे एक्ट करती है, किसको डाइजेस्ट करती है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। और पेप्सिन को एक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। पेप्सिन नीड एसिडिक मीडियम टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स। सो टू कन्वर्ट द food into acidic medium, the gastric glands present in the walls of stomach release HCl, hydrochloric acid release करते हैं। How are fats digested in our bodies and where? ये मैंने बता दिया आपको कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट्स कहाँ डाइजेस्ट हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। एंड कैसे होते हैं? पहले बाइल जूस क्या करता है उनको? बाइल जूस जो लिवर से सिक्रीशंस आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को चेंज करते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं इन पर फिर एंजाइम कौन सी एक्ट करती है? लाइपेज एक्ट करती है और ये चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ये एक पाथवे दिखाया गया है। द साइट्स ए एंड बी, ये कहाँ पे हो रहा है? ये वाला प्रोसेस ग्लूकोज से पाइरूवेट एंड एनर्जी कन्वर्जन और पाइरूवेट से फिर लैक्टिक एसिड कन्वर्जन। तो ये कहाँ हो रहा है? हमेशा जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज के लिए तो ग्लूकोज से पहले बनता है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इससे बनता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं पाइरूवेट। ये वाला स्टेप सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये वाला स्टेप होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेस होता है, जैसे कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो वहां पे क्या होता है? इससे बनती है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको हम नेक्स्ट एक मिनट रुको बेटा, मैं इसको न्यू पेज पे दिखाती हूँ आपको।
तो ग्लूकोज से आपका कन्वर्ट हुआ साइटोप्लाज्म में, बना पायरूवेट. पायरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट पाथवे लेता है. जैसे कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. और कभी कभी हमारी मसल्स में, है ना, मसल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब कमी हो रही होती है, जैसे हम कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करा है, उस टाइम पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स में जब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उस टाइम पे ये कन्वर्ट कर लेता है, हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. तो ये वाला जो स्टेप है नेक्स्ट हमारा बी जो है, ये वाला स्टेप, बी वाला स्टेप कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो ये हो रहा है मसल्स में इन द डेफिशिएंसी ऑफ विद द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, है ना, जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पर हो रहा है. तो इसका ऑप्शन होगा डी, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स. और ये वाला जो स्टेप है नेक्स्ट, ये जो मैंने बताया था आपको एरोबिक रेस्पिरेशन वाला, ये कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, ये होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजनिंग. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये कह रहा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. और इसका रीज़न है द अमाउंट, रीज़न जो ये दे रहा है वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. कह रहा है जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन एयर. अब यहाँ पर जो एसर्शन है ये तो करेक्ट है. ठीक है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. पर क्यों होता है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी जो अमाउंट है, डिजॉल्व्ड अमाउंट है, वो काफी कम होता है. ठीक है, डिजॉल्व्ड अमाउंट इज वेरी लेस in water as compared to air. तो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसका अमाउंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एयर. इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है. तो यहाँ पर रीजन जो है ये हमारा हो जाता है रॉन्ग, ये हो जाता है फॉल्स. तो एसर्शन इज करेक्ट और ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद लार्ज बॉडी साइज. ये कह रहा है कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत क्यों होती है. क्योंकि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव लार्ज बॉडी साइज, तो वहां पर खाली डिफ्यूजन प्रेशर से ऑक्सीजन जो है वो दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगी, सारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगी, इतना डिफ्यूजन प्रेशर नहीं होता है. इसलिए एक ऐसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत होती है जो ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको रैपिडली सभी ऑर्गन्स तक ले जा सके. हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे अंदर होता है हीमोग्लोबिन. ठीक है, ये हीमोग्लोबिन इसकी हाई, ये किस में होता है, ये होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होता है ये पिगमेंट. और ये इसकी हाई एफिनिटी होती है, ये रैपिडली ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है और फिर इस ऑक्सीजन को लेके दूसरे ऑर्गन्स तक रैपिडली चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट गिव रीजंस. द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. जो कार्टिलेज थ्रोट होता है, ये जो हमारा ट्रैकिया है, इसमें यहाँ पे ऐसे कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. इनका क्या रोल होता है,
दीज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स नहीं होने देता उसको, है ना, इसलिए ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे रखता है, ये उसको कोलैप्स नहीं होने देता है। ये कार्टिलेज रिंग्स ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती हैं। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है? जब हम बहुत फोर्सफुली एक्सेल करते हैं उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये जो अमाउंट है वॉल्यूम का, ये जो एयर है, ये क्यों होती है? बिकॉज इट गिव्स सम टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू टेक प्लेस। होता क्या है, जो हमारे एल्वियोलाई हैं ये लंग्स में ऐसे फर्दर डिवाइड करते हैं। ये ब्रोंकाई डिवाइड किया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एंड डिवाइड करते हुए ये लास्ट में ऐसे एल्वियोलाई बना लेते हैं। ये जो एल्वियोलाई हैं, अगर हम इसका ऐसे स्ट्रक्चर देखें, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। इसके पास यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स जब आती हैं यहाँ पर, तो क्या है, ये ब्लड वेसल्स डिवाइड करके यहाँ बना लेती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं सिंगल सेल्ड थिक, तो यहाँ से जो गैसेज है उनका डिफ्यूजन हो जाता है। अब ये जो ब्लड आया, ये हम बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। अब यहाँ, और जो एल्वियोलाई में एयर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा गैसेस का फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में इधर आ जाएगी और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर चली जाएगी। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, और ये ब्लड फिर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू आवर हार्ट के। पहले हार्ट पे जाएगा और हार्ट उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है, ये क्या करती है, ये थोड़ा सा टाइम रहता है कि भाई ये इतना एक्सचेंज प्रॉपरली हो जाए ऑक्सीजन का। तो इसलिए बिटवीन द ब्रेथ्स, जो हमारी, जब हम एक्सेल करा फिर दोबारा इनहेल कर रहे हैं, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें भी ये गैसियस एक्सचेंज होता रहे, इसलिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे इसमें लंग्स में होती है। नेक्स्ट है द डायाफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीद इन। कह रहे हैं डायाफ्राम फ्लैट होता है और रिब्स ऐसे ऊपर को लिफ्ट होते हैं जब हम सांस लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, जो लंग्स एनलार्ज होते हैं, वो उनमें स्पेस बनता है और हवा जो है वो फिर अंदर हम इनहेल कर पाते हैं। तो ये उसको थोरैसिक कैविटी को इंक्रीज करते हैं साइज में। नेक्स्ट है द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यों एल्वियोलाई की वॉल्स के अराउंड ब्लड वेसल्स क्यों होती थी सारी? क्योंकि वहां पर गैस का एक्सचेंज होना है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है। तो वो प्रॉपरली होए उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर अच्छा सा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ताकि ये गैसियस एक्सचेंज आराम से अच्छे से हो सके। और यहाँ जो एल्वियोलाई होती है ना, यही वो सरफेस प्रोवाइड कर रही है जहां पर गैस का एक्सचेंज होना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। ये मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ सारा, ये मैंने यहाँ पर समझाया था। ये सारा मैं पूरा एक स्कीमेटिक चार्ट आपको दिखा चुकी हूँ कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में चेंज होता है पाइरूवेट में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यीस्ट, ठीक है। यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये पाइरूवेट चेंज हो जाता है इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है प्लस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाइरूवेट चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। वहीं जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल्स है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहां पर क्या होता है, ये पाइरूवेट चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं ये, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। ये मैंने अभी आपको पूरा यहाँ पे समझाया है ना, कि जो ये एल्वियोलाई होते हैं ये सरफेस क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं,
बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है, फिर यहाँ से आराम से अच्छे से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। वहीं एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये जो गैसेज हैं, ये अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगी। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाता है हमारे हार्ट तक, और हार्ट क्या करता है, हार्ट इसको फिर पूरी बॉडी में पंप कर देता है। How are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? लंग्स इस तरीके से कैसे डिज़ाइन है कि जो गैसेस एक्सचेंज के लिए एरिया बढ़ जाए, उसके लिए एल्वियोलाई बने हुए होते हैं, है ना। ये जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकिया से ब्रोंक्यूल्स, फिर वो फर्दर डिवाइड करके लास्ट में बना लेते हैं एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू टेक प्लेस। और दोनों लंग्स में मिला के टोटल होते हैं 300 मिलियन एल्वियोलाई। ठीक है, दोनों लंग्स में, बोथ द लंग्स, दोनों लंग्स में मिला के होते हैं 300 मिलियन एल्वियोलाई, और ये सरफेस एरिया बना देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया बनाते हैं 80 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है ईस्ट में, और ये जो होता है इसमें बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा सेल के, और एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है। ये इसका डिफरेंस हो गया। एनर्जी ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने आपके दो टॉपिक्स के, हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज किया है। इसमें हमने बेसिकली पूरा एक तरीके से टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है, और पढ़ो, नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे हमेशा याद रहेगा। तो वो सब चीज़ें आप करते रहो, और कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।